प्यारे विद्यार्थियों, बीएससी फर्स्ट ईयर में सेकंड पेपर में हम वायरस या विषाणु के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हम वायरस या विषाणु के जो सामान्य लक्षण हैं, उनका जो परिचय, उनके बारे में अध्ययन किया था। आज हम जानेंगे विषाणु की संरचना, उसका आकार, आकृति आदि के बारे में। तो आइए जानें विषाणु यानी वायरस की संरचना। विषाणु के आकार की अगर बात करें तो विषाणु का या वायरस का आकार नैनोमीटर में नापा जाता है। पादप विरियन जो शब्द है वो एक वायरस के लिए आता है। वायरस एक्चुअल में बहुवचन है, जबकि विरियन एक वचन है। तो पादप विरियन माप में सूक्ष्मतम 10 नैनोमीटर तथा महत्तम सबसे बड़ा 300 नैनोमीटर के लगभग होते हैं। जंतु विषाणुओं के माप में ज़्यादा विभिन्नता मिलती है। बहुतलीय आकार के विषाणु 8 से 100 नैनोमीटर, जबकि गोला, अंडाकार, ईंट के आकार वाले 450 नैनोमीटर के भी हो सकते हैं। ये तो हुआ इनका आकार। अगर इनकी ये तो हुई इनकी आकृति। अगर आकार यानी शेप हम देखें तो ताकाहाशी एवं रेवलिन ने सर्वप्रथम विषाणु के आकार की ओर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने टोबैको मोज़ेक विषाणु की संरचना छड़नुमा बताई, जिसे बाद में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी तथा एक्स किरण क्रिस्टलोग्राफी द्वारा प्रमाणिकता मिली। विषाणु लंबे, दंडाकार, छड़नुमा जैसे तंबाकू मोज़ेक वायरस, गलसुए का वायरस यानी मम्प्स वायरस, हर्पिस वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस या टैडपोल जैसे टी सम विषाणु भोजी, या कुछ वायरस जैसे पॉक्स वायरस जो होते हैं ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, जटिल होते हैं। रेबीज विषाणु बंदूक की गोली की आकृति का होता है। तो ये तो इनके शेप एंड साइज थी। अब हम बात करते हैं इनके संरचनात्मक घटक, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स, यानी जो वायरस हैं, विषाणु हैं, इनकी संरचना किन किन पदार्थों से मिलकर बनी होती है। विषाणु कोशिकीय जीव सदृश नहीं होते। ये हम पहले वीडियो में भी बात कर चुके हैं कि जो वायरस हैं विद्यार्थियों, वो कोशिकीय नहीं है, सेलुलर नहीं है, एसेलुलर हैं। अतः उनमें केंद्रक, जीवद्रव, कोशिका कला नहीं होती है। अन्य जीवों के विपरीत इनके कणों में एक ही प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल डीएनए अथवा आरएनए होता है। हमने माइकोप्लाज्मा में भी पढ़ा, वहाँ डीएनए और आरएनए दोनों ही पाए जाएंगे, जबकि यहाँ पर केवल एक ही, या तो डीएनए या आरएनए, दोनों नहीं पाए जाएंगे। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा अध्ययन करने पर विषाणुओं के प्रत्येक कण में न्यूक्लिक अम्ल की एक केंद्रीय कॉर्ड या केंद्रकाभ मध्य में स्थित होता है, जिसको सेंट्रल कोर या न्यूक्लियोइड कहते हैं। यह प्रोटीन से निर्मित एक आवरण से आच्छादित होता है, जिसे पेटिका या कैप्सिड कहते हैं। पेटिका अनेक समान संरचनात्मक इकाइयों की बनी होती है, जिसे पेटिकांशक कैप्सोमियर कहते हैं। पेटिकांशक की संख्या तथा आकार विभिन्न विषाणुओं में भिन्न भिन्न होते हैं। केंद्रीय कॉर्ड एवं पेटिका सम्मिलित रूप से विषाणु का न्यूक्लियोकैप्सिड कहलाते हैं। स्तनधारियों में पाए जाने वाले अधिकांश विषाणुओं में पेटिका के बाहर एक आच्छाद या सीमाकारी कला यानी एनवलप स्थित होती है, जो वसा या प्रोटीन से बनी होती है। इस प्रकार के विषाणुओं को लाइपोवायरस भी कहते हैं। जैसे हर्पिस विषाणु, कुछ विषाणुओं में पेटिका तथा केंद्रकाभ के मध्य एक अतिरिक्त प्रोटीन की परत स्थित होती है, जिसे विषाणु क्रोड वायरस कोर कहते हैं। तो मुख्य रूप से जो विषाणु की संरचना है विद्यार्थियों, वायरस की जो संरचना है, उसमें दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। एक पहली चीज़ तो न्यूक्लिक अम्ल डीएनए या आरएनए में से एक ही पाया जाएगा, और न्यूक्लिक अम्ल चारों तरफ से प्रोटीन के द्वारा घिरा रहता है। न्यूक्लिक अम्ल को केंद्रीय कॉर्ड, सेंट्रल कोर या न्यूक्लियोइड कहेंगे, जबकि जो प्रोटीन से निर्मित आवरण होगा न्यूक्लिक अम्ल के चारों तरफ, उसको पेटिका या कैप्सिड कहेंगे। और कैप्सिड की अनेक इकाइयाँ होती हैं, जिनको कैप्सोमियर कहेंगे, पेटिकांशक कहेंगे। कैप्सिड के बाहर भी कई बार कुछ वायरस में वसा या प्रोटीन से बनी एक झिल्ली, एक आवरण पाया जाता है, एनवलप पाया जाता है, लेकिन ये सभी वायरस में नहीं पाया जाता है। अब हम चर्चा करते हैं इनके एक एक कंपोनेंट, एक एक घटक की। सबसे पहले बात आती है कि एक विषाणु कण विरियन में न्यूक्लिक अम्ल की मात्रा 1 से 50% तक होती है। यहाँ जो वायरियन शब्द है यह एक वचन है।
बड़े डीएनए विषाणु जैसे जीवाणु भोजी में यह मात्रा ज़्यादा, जबकि जंतु विषाणुओं में कम होती है। न्यूक्लिक अम्ल विषाणु का संक्रामक भाग होता है जिसमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए संदेश निहित होते हैं। यानी जो संक्रमण फैलाने वाला भाग है वायरस का, वह न्यूक्लिक अम्ल ही होता है। इसी के द्वारा उसके प्रोटीन संश्लेषित होते हैं, जिससे पुनरावृत्ति के दौरान विरियन का पुनर्निर्माण हो सके। साधारणतया न्यूक्लिक अम्ल का एक ही अणु होता है, लेकिन कुछ विषाणुओं में 5 से 10 टुकड़े भी पाए जाते हैं। न्यूक्लिक अम्ल अणु साधारणतया रैखिक होता है, पर कुछ जीवाणु भोजी जैसे कॉलीफेज एक्स में वृत्ताकार डीएनए भी पाया जाता है। तो ज़्यादातर वायरस में रैखिक डीएनए होता है, लेकिन कुछ में वृत्ताकार डीएनए भी पाया जाता है। आप आपकी मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हो, 2 चित्र दिए गए हैं। बाईं तरफ जो है उसमें एनवलप नहीं है, केवल कैप्सिड है जो पॉलीगोनल है, बहुभुजाकार का है, ब्लू कलर का, नीले रंग का। और इसके अंदर देखिए आप, रैखिक डीएनए है जो पिंक कलर का है। तो ये नेक न्यूक्लियोकैप्सिड वायरस है जिसमें केवल न्यूक्लिक अम्ल पाया जाएगा और उसके बाहर प्रोटीन से निर्मित कैप्सिड दिखाई दे रहा है। दाहिनी ओर आपके राइट हैंड साइड पर ये दोनों न्यूक्लिक अम्ल और कैप्सिड तो हैं ही, लेकिन उनके बाहर एक एनवलप भी है जिसमें स्पाइक निकले हुए हैं। दांते नुमा संरचनाएं भी पाई जाती हैं जो वायरस को और घातक बनाती हैं। जो वर्तमान में कोरोना वायरस है, कोविड वायरस है, उसमें ये स्पाइक्स जो होते हैं ये और ज़्यादा न्यूक्लिक अम्ल को घातक बनाती हैं। अब बात आती है केंद्रकाभ यानी न्यूक्लियोइड की। जो उसका आनुवांशिक पदार्थ जो न्यूक्लिक अम्ल होता है, वह यह विषाणु का न्यूक्लिक अम्ल वाला भाग है जो उसके प्रोटीन आवरण के अंदर निहित होता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, आरएनए अथवा डीएनए में से एक ही न्यूक्लिक अम्ल विषाणु में पाया जाता है। अधिकतर जंतु विषाणुओं तथा जीवाणु भोजी विषाणुओं में डीएनए होता है, जबकि पादप विषाणुओं में आरएनए होता है। तो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में जंतु विषाणु और जो जीवाणु भोजी हैं उनमें डीएनए, जबकि ज़्यादातर पादप विषाणुओं में आरएनए होता है। विषाणु में आरएनए एकल रज्जुकी तथा डीएनए द्विरज्जुकी होता है। इसके विपरीत रियो वायरस में द्विरज्जुकी आरएनए जैसे 5X174 विषाणु में एकल रज्जुकी डीएनए पाया जाता है। जब विभिन्न प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल युक्त पादप एवं जंतु विषाणुओं को आगे उद्धृत किया गया है। जैसे हम देख सकते हैं कि द्विरज्जुकी डीएनए गोभी के मोज़ेक, नीला एरिडीसेंट, शॉपे, पैपिलोमा, मनुष्य का एडिनो2, ये सब के सब आवरण रहित द्विरज्जुकी डीएनए वाले विषाणु हैं, जबकि आवरण युक्त वैक्सीना, हर्पीस सिम्प्लेक्स ये आवरण युक्त द्विरज्जुकी डीएनए वाले वायरस हैं। एक रज्जुकी डीएनए वाला जो वायरस है, जैसे मक्का का धारिये, मेज स्टिक, चूहे का किलहैम, 5X174, इनमें एक रज्जुकी डीएनए पाया जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। द्विरज्जुकी आरएनए, पुन ट्यूमर, रियो प्रकार फस, ये सब के सब जो वायरस हैं इनमें द्विरज्जुकी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाएगा। और एक रज्जुकी आरएनए जो कि ज़्यादातर पादप वायरस एक रज्जुकी आरएनए वाले ही होते हैं, जैसे अल्फा मोज़ेक, तंबाकू का धारिये, ककड़ी धारिये, जोका धारी, है ना। इसी पर ये आवरण रहित हैं, जबकि लैक्ट्यूस ऊतक क्षय, टमाटर के धब्बे, रेबीज, मीजल्स, इन्फ्लुएंजा, ये सब के सब आवरण युक्त एक रज्जुकी आरएनए वाले वायरस हैं। इसके बाद आती है पेटिका या कैप्सिड। यह विषाणु के आंतरिक भाग यानी केंद्रकाभ को घेरे हुए एक आवरण की तरह होती है जो एक जटिल संरचना होती है तथा सूक्ष्म इकाइयों पेटिकांशक से बनी होती है। यानी बहुत सारे पेटिकांशक कैप्सोमियर मिल के पेटिका यानी कैप्सिड का निर्माण करते हैं। विभिन्न विषाणुओं में पेटिका घना गोलाकार बहुतलीय होती है। इनकी संख्या एक जाति में निश्चित होती है। उदाहरणार्थ तंबाकू मोज़ेक वायरस में 2130, शलगम पीत मोज़ेक में 32, एडिनो वायरस में
252 M5X174 में 12 पेटिका अंशक होते हैं। पेटिका यानी जो कैप्सिड की जो इकाइयाँ होंगी, कैप्सोमियर या पेटिका अंशक, ये एक वायरस में निश्चित संख्या में होती हैं। इनके कार्य क्या हैं? विद्यार्थियों, कभी भी पेटिका या कैप्सिड है वो संक्रामक भाग नहीं होता है। वह निम्न कार्य करेगा। पेटिका न्यूक्लिक अम्ल को प्रतिकूल बाह्य कोशिकीय वातावरण में सुरक्षा प्रदान करती है, यानी डीएनए हो या आरएनए हो उसको सुरक्षा प्रदान करेंगे। यह न्यूक्लिक अम्लों को प्रपोषी कोशिकाओं में संक्रमण में सहायक होती है। प्रपोषी कोशिका में न्यूक्लिक अम्ल इन्हीं के कारण संक्रमित कर सकते हैं। अधिकांश जंतु विषाणुओं में यह प्रपोषी कोशिकाओं में वृद्धि चक्र के दौरान न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होती है और ये एंटीजेनिक होती हैं। विषाणुओं में जो एंटीजेनिक प्रॉपर्टी होती हैं विद्यार्थियों, वो कैप्सिड के कारण ही होती हैं। अब आता है आवरण। आवरण सभी प्रकार के विषाणुओं में नहीं पाया जाता विद्यार्थियों। कुछ में यह पाया जाता है, कुछ में नहीं पाया जाता। कुछ जंतु विषाणु जैसे हर्पिज विषाणु, शीतला विषाणु में 10 से 18 नैनोमीटर मोटी लिपोप्रोटीन की एक परत प्रोटीन आच्छाद पर पाई जाती है। इसमें प्रोटीन विषाणु जनित तथा वसा परपोषी जनित होती है, यानी जो इसका वसा वाला भाग होगा ये परपोषी का होता है। इस आवरण की यह विशेषता है कि यह सूक्ष्म बहिर्वेशन द्वारा ढकी रहती है, जिन्हें शंकु कहते हैं, जो लगभग 10 नैनोमीटर लंबे होते हैं। इस आवरण की बनने की प्रक्रिया के 3 चरण होते हैं। न्यूक्लियोकैप्सिड का बनना, विषाणु की प्रोटीन का परपोषी की कोशिका कला में घुसना, जिससे न्यूक्लियोकैप्सिड पर कोशिका कला की वसा परत का विशेष आवरण बन जाता है, तथा मुकुलन द्वारा नए विरियन परपोषी कोशिका सतह से अलग हो जाते हैं। तो चित्र में आप देख पा रहे हो कि होस्ट सेल की जो कोशिका झिल्ली है उसके ऊपर जो विरियन कण हैं ये जमा हो जाते हैं और धीरे धीरे एनवलप यानी आवरण का निर्माण हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना, आवरण या एनवलप सभी वायरस में नहीं पाया जाता। अब बात आती है विकर यानी एंजाइम। विद्यार्थियों, हमेशा याद रखना, जो एंजाइम है वो पादप हो चाहे जंतु विषाणु, इनके ये जो परपोषी कोशिका है उसी के ये उपयोग में लेते हैं। न्यूरामिनिडेज यह सर्वप्रथम विकर है जो किसी विषाणु में पाया गया। यह इन्फ्लुएंजा विषाणु तथा पैरामिक्सो विषाणु में सर्वप्रथम ज्ञात हुआ। केट्स एवं मैक आस्लन ने डीएनए पर निर्भर आरएनए पॉलीमरेज की गतिविधि वैक्सीनिशिया विषाणु में देखी। उसके बाद में डीएनए पॉलीमरेज या आरएनए पॉलीमरेज अनेक जंतुओं में पादप कीट विषाणुओं में ज्ञात किए गए। इन सभी विकरों को इकट्ठे रूप में ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं, जो कि विषाणु के डीएनए अम्ल से संदेशवाहक आरएनए का संश्लेषण करते हैं। आरएनए ट्यूमर विषाणु में एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज विकर ज्ञात हुआ है, जो कि एक टेम्पलेट से डीएनए का संश्लेषण करता है। सूत्री विषाणुओं द्वारा संक्रमण तथा उनकी वृद्धि के लिए विकर आवश्यक होते हैं। यदि इन विकरों को किसी विधि द्वारा हटा दिया जाए तो न्यूक्लिक अम्ल अकेला संक्रमण करने एवं वृद्धि करने में असमर्थ होता है। सिर्फ एक विकर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आरएनए ट्यूमर विषाणु से शुद्ध रूप में प्राप्त किया गया है। तो ये एक विषाणु की संरचना के कुछ घटक हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।